Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, in these episodes, we introduce emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies so that all of us can understand these companies in a much better way. Friends, via this episodes, we come to know what is the business model of the company, their growth journey, their future growth plans. And friends, today we've got a very interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company today we are going to talk about is MPK India Steels Limited. And I have the privilege of having the managing director and the CFO of the company, Mr. Manoj Upadhyay. मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमको टाइम देने के लिए मुझे यकीन है सर इस थैंक यू छोटे सर। इंटरव्यू में हमको बहुत अच्छी जानकारी आपके कंपनी की मिलेगी। डेफिनेटली तो मनोज जी पहला सवाल सर। बहुत बेसिक जो एलिमेंट्री सवाल है सर हमारा मेन बिजनेस क्या है बिजनेस मॉडल क्या है ये थोड़ा समझाइए और दूसरी सर ये कंपनी कभी शुरुआत हुई थी इसके प्रमोटर का थोड़ा बैकग्राउंड दे दीजिए और क्या ये फर्स्ट जनरेशन वाली कंपनी है या काफी पुरानी कंपनी है उसके बाद सेकंड जनरेशन ने टेक ओवर किया तो सर इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। ठीक, तो सबसे पहले तो सबको जय श्री कृष्णा। एंड अब मैं बताता हूँ कि ये कंपनी हमने शुरू करी 2005 में, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। बट उससे पहले मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लूंगा सबका कि जर्नी एक्चुअल में हमारे फादर की शुरू हुई 1975 में। एंड फादर साहब राजस्थान से ही बिलोंग करते थे, बट देन ही वेंट टू द असम और वहाँ पे उन्होंने बिरला फैक्ट्री के अंदर उन्होंने जॉब करी। और जॉब करके एंड देन वहां से उन्होंने खुद का टिम्बर बिजनेस स्टार्ट किया इन असम। अच्छा बट देन बट चूंकि राजस्थान से बिलोंग करते थे तो हमेशा एक मन में दिल में जगह थी कि हमको राजस्थान में कुछ करना है। बट अपॉर्चुनिटी हमको उस समय इतना, डैड पापा को इतना वो नहीं था, तो उनको अपॉर्चुनिटी ऐसा कुछ नहीं मिल रही थी। देन 2000 इन द ईयर 2000 राजस्थान गवर्नमेंट, अशोक गहलोत सर की सरकार थी उस समय, चीफ मिनिस्टर थे एट दैट टाइम। और उन्होंने एनआरआई कॉन्क्लेव किया था, दैट इज नॉन राजस्थानी, अप्रवासीय राजस्थानी जो राजस्थान छोड़ के बाहर गए, उनको उन्होंने वापस राजस्थान इनवाइट किया था कि आप आइए और अपने होमलैंड में इन्वेस्टमेंट करिए। तो जर्नी वहां से शुरू हुई। पापा 2000 में ही केम बैक टू राजस्थान, उस कॉन्क्लेव में आए। एंड वहां से फिर उनको गवर्नमेंट ने लैंड वगैरह और जो भी उनका सिस्टम था उससे उन्होंने लैंड अलॉटमेंट हुई। एंड देन उन्होंने 2005 में इनिशिएटिव लिया कि ये एमपीके स्टील्स की इनकॉर्पोरेशन हुई। और 2006 में हम लोगों ने कमर्शियल प्रोडक्शन चालू किया। ओके बाय द टाइम जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, तो आई हैव डन माय एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, and I was in London at that time. So I had a two choice whether I should stay abroad and do job or some other work in the London itself. And the second choice was to come back to the India, to my hometown, करेक्ट and join the legacy business with my father, because ये पूरा जो भी सेटअप स्टार्ट हुआ ये मेरे फादर का सेटअप है। सो वी आर इनटू द, लाइक फादर ने शुरू किया एंड आई एम टेकिंग दिस लेगेसी टू फॉरवर्ड। सो आई, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि पापा का स्टील बिजनेस में 2000 के बाद ही वो एंटर हुए, उसके पहले टिम्बर बिजनेस का एक्सपीरियंस था उनको। सो दिस इज हाउ द प्लांट हम लोग यहाँ तक पहुंचे। देन 2006 में हमने फर्स्ट, एक ही प्रेमाइसिस के अंदर हमारा जो टोटल लैंड एरिया है दैट इज 10,393.75 स्क्वायर मीटर्स ऑफ एरिया वी हैव, इन विच हमने प्लांट ए स्टैब्लिश किया इन द ईयर 2006। कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो गया था सिर्फ 2006 में। एंड देन 2006 में जब हमने कमर्शियल प्रोडक्शन चालू करा तब हम लोग एमएस चैनल हमने सबसे पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। एंड वी फील प्राउड कि हम लोगों ने सबसे पहले राजस्थान में वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जो उस जमाने में नोबडी वाज मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट इन द राजस्थान मार्केट। ओके So we were the first one to start the manufacturing of that product in the Rajasthan. ओके Apart from that, then 2009 के अंदर फिर हमने दूसरा प्लांट स्टार्ट किया सेम प्रेमाइसिस के अंदर, प्लांट बी, जो कि हायर कैपेसिटी का है। और उस समय जब हमने प्लांट बी लगाया तो हम लोगों ने बहुत फ्यूचर को विजन करते हुए लगाया, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री के अंदर बहुत रैम्पेंट कंपटीशन आ जाता है और सेम प्लांट बहुत जल्दी दूसरे प्लेयर्स भी लेके आ जाते हैं। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने, जब हमने फर्स्ट प्लांट लगाया था तो उसमें हम लोग केवल दो ही सेक्शन साइज का प्रोडक्शन करते थे, दैट इज 3 इंची चैनल एंड 4 इंची चैनल। एंड समटाइम्स वी कॉल दिस 75 mm and 100 mm channel only we ठीक were manufacturing at that particular time in ठीक है 2006 in plant A.
जब प्लांट बी लगाया तो वे डिसाइडेड कि हम प्लांट का इंस्टॉलेशन सेटअप इस तरीके से मैनेज करें सो दैट कि हम लोग 75-40 से लेके और 250 तक की चैनल बना सके। बराबर। और हमने वही सेटअप के साथ प्लांट लगाया। तो एज ऑन डेट हमको उसका एडवांटेज ये हो गया कि एक ही प्रेमाइसेस में हमारे पास दो प्लांट है, और हम लोग साइमल्टेनियसली दो प्रोडक्ट लाइन, सेम प्रोडक्ट और द डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन एट अ सेम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी जर्नी है सर। नहीं नहीं, बढ़िया सर, बहुत अच्छी तरह से आपने बोला। मनोज जी, अभी बताइए कि हमारी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, और हर साल हम कहाँ कहाँ हमारा प्रोडक्ट बेचते हैं? क्या ज्यादातर राजस्थान ही हमारा मेन मार्केट है, या उसके बाहर भी हम हमारा ये स्टील का प्रोडक्ट बेचते हैं? इसके बारे में बताइए। ठीक है सर, एज ऑफ नाउ हम लोगों का जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, दैट इज 86,400 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है। ईयरली हम इतना माल बना सकते हैं। हाँ। और एज ऑफ नाउ मार्च 25 जो क्लोज हुआ, वहां पे हम लोग लगभग लगभग 40,000 प्लस हमने प्रोडक्शन किया है। सो वी आर नियरली अबाउट 50% हम लोग अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को यूज कर रहे हैं। ठीक है। और जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। चैनल्स के अंदर वी आर पाइनियर, बिकॉज हमने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था, एज आई सेड अर्लियर। ओके। तो चैनल 3 इंची से लेके 8 इंची तक हम सारे सेक्शंस बनाते हैं। और मोस्ट ऑफ देम 95% ऑफ रेवेन्यू हमारा राजस्थान से ही जनरेट हो रहा है, ओके। बिकॉज राजस्थान के अंदर इसका कंजम्पशन बहुत है। बट अच्छा। अब इस साल से हम लोगों ने धीरे धीरे दूसरे नियर बाई स्टेट्स को भी पेनिट्रेट करना चालू करा है। जैसे हरियाणा से हमको 3% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। पंजाब भी हम लोग अभी माल भेजने लगे हैं, तो वहां से भी हमको बहुत सब्सटेंशियल रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, बिकॉज अभी हमने रिसेंटली पिछले 4-6 महीने में चालू करा है। नहीं तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हम लोग उन स्टेट्स को भी हम लोग कवर कर लेंगे सर। नहीं, बिल्कुल बढ़िया। मनोज जी, मुझे बताइए कि हमारा जो कस्टमर बेस है, हम डायरेक्टली B2B डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचते हैं और वहां से वो माल फिर फाइनल कस्टमर को जाता है, ऐसा कुछ सिस्टम है हमारा? तो अगर ऐसा है तो सर हमारे कितने मोटा मोटी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे अगर राजस्थान में हम माल बेचते हैं? हाँ, तो सर उसके बारे में कुछ मार्केटिंग और सेल्स नेटवर्क के बारे में बताइए। डेफिनेटली सर, हमारे पास दोनों तरह के कस्टमर बेस है। एक वो कस्टमर है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के टेंडर लेते हैं और गवर्नमेंट को फिर आगे फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के देते हैं। तो हम उन लोगों को भी माल डायरेक्टली सप्लाई करते हैं। उस तरह के हमारे पास 8 to 10 वेंडर्स ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं एक्चुअली, जो बड़े प्लेयर्स हैं राजस्थान के अंदर, और वो लोग पूरा राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का और रेलवेज का इनका काम करते हैं। तो दे डायरेक्टली परचेज मटेरियल फ्रॉम अस, एंड देन दे मेक देयर ऑन ट्रांसमिशन लाइन से ठीक रिलेटेड है। या जो भी उनसे गवर्नमेंट के ऑर्डर अकॉर्डिंगली दे प्रोड्यूस द मटेरियल एंड सप्लाई टू देम। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आज के डेट में लगभग लगभग 10+ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और उनके नीचे फिर अराउंड 50 to 70 उनके डीलर नेटवर्क है। तो उसके थ्रू हम पूरा माल अपना सप्लाई करते हैं सर। ठीक, समझ। एंड मनोज जी, अभी बताइए कि ओवरऑल मार्केट की अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, राजस्थान तो काफी बड़ा मार्केट है, वहां पे आपका अच्छा डोमिनेंट एक्सपोजर है, बट ओवरऑल अपना जो प्रोडक्ट है, जो चैनल्स आप बता रहे थे कि अलग अलग साइजेस के आप बनाते हैं, सर इसका डिमांड स्ट्रक्चर आपको अगले 2-3 साल में कैसा लग रहा है? किस प्रकार की ग्रोथ हाँ, मार्केट में बढ़ेगी, और आप उसको कैसे आगे फर्दर कैपिटलाइज करोगे, इसके बारे में फोर्स बताइए। ही कर रहे हैं डेफिनेटली सर। सर, एज ऑफ नाउ अगर मैं कहूँ कि अगर कंट्री एज ए होल की बात करता हूँ, तो एज ऑफ नाउ हम लोगों का जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील है इंडिया में, दैट इज समवेयर अराउंड 85 to 90 kg पर कैपिटा, एज पर FY डेटा 23 जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने पब्लिश किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी 2020, 30 और 31 तक आने वाले नेक्स्ट 5 से 6 साल के अंदर गवर्नमेंट ये चाहती है, भारत सरकार का विजन है कि जो स्टील कंजम्पशन 85 से 90 केजी पर कैपिटा है वो बढ़ के 160 केजी पर कैपिटा चला जाए। सो उस चीज को अगर मैं फोर्सी करता हूँ तो नेक्स्ट 5 साल के अंदर गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि हमारी स्टील कंजम्पशन की डिमांड डबल हो जाए। तो हम्म। उसको अगर मैं फोर्सी करके देखता हूँ तो आने वाले निकट भविष्य के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम देख ले, रेलवेज की तरफ हम देखें तो हर दिन रोज नई वंदे भारत इंट्रोड्यूस हो रही है कंट्री के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, हाईवेज, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है कंट्री में जहां स्टील कंजम्पशन ना हो और वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो। तो हाँ। उस चीजों को देखते हुए हम लोगों को बहुत ब्राइट फ्यूचर आगे दिख रहा है। और जितना भी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है
उसका बैकबोन स्टील है सर, और स्टील के अंदर स्ट्रक्चरल स्टील सबसे ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, एंड हम लोग उसी के अंदर आगे अग्रसर हो रहे हैं। तो हमको उसमें कहीं भी चैलेंज नहीं दिख रहा है, और आगे आने वाले टाइम पे अच्छी डिमांड है इसकी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि डिमांड तो बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये डेफिनेटली स्टील सेक्टर के लिए अच्छी बात है। सर मुझे बताइए कि फाइनेंशियल्स के बारे में मैं बाद में आपको जरूर पूछूंगा मनोज जी। मुझे बताइए कि सर हम जो डेफिनेटली। डिस्ट्रीब्यूटर से काम करते हैं सर, बेसिकली हमारा कमोडिटी प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें भी आप कैसे कस्टमर्स को वैल्यू ऐड करते हैं? मुझे शायद आई मे नॉट बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि इसका काफी रिपीट बिजनेस भी आपको मिलता होगा डिस्ट्रीब्यूटर से। तो मुझे कहिए कि सर हम वैल्यू ऐड कस्टमर को कैसे देते हैं? हमारी क्वालिटी अच्छी है कि हमारी एग्जीक्यूशन यानी डिलीवरी टाइम बहुत शॉर्ट है? तो मैं दो तीन चीजें बिल्कुल हमारे लिए बताइए। सर, जो हमारे डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो B2B कस्टमर आज हमारे साथ एसोसिएटेड है, यू विल, आई एज ए कंपनी प्रमोटर आई फील प्राउड कि दोज पीपल आर एसोसिएटेड विद अस फ्रॉम लास्ट 20 years. Few of them are associated with us from last since 20 years down the line. तो वो इसलिए एसोसिएट हो पाए बिकॉज सर डे वन से जब से हमने प्लांट चालू करा, हमारा पहला मोटो ये था, गोल ये था, कोर वैल्यू ये थी कि हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बराबर। सो आज एमपी के राजस्थान में जो स्टैंड कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, रिग्रस क्वालिटी चेक है हमारा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत स्ट्रांग है, कि कोई भी हमारे क्लाइंट को मटेरियल डिस्पैच होने के बाद हमारी सेल्स टीम उनसे फीडबैक लेती है कि आपको मटेरियल टाइमली मिला नहीं मिला, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, बिकॉज सर कुछ प्रोसेस ऐसे जो ह्यूमन ह्यूमन काम करते हैं, सो देयर आर चांसेस कि अनजाने में ह्यूमन एरर ना हो जाए बिल्कुल और कहीं क्लाइंट को परेशानी ना हो, उसको भी हम बिल्कुल। इंश्योर करने के लिए हम हमारे क्लाइंट से और कस्टमर से फीडबैक लेते हैं कि बराबर। कहीं आपको जो कल आपने हमसे मटेरियल डिस्पैच हुआ वो प्रॉपरली आपको डिलीवर्ड हुआ नहीं हुआ, आर बिल्कुल यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट अस नो, सो हाँ। दैट कि हम आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सके। एंड अगर प्रोडक्ट के अंदर कुछ हमको चेंजेस करने हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, सो प्लीज लेट अस नो सो दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट दोस चेंजेस इन आवर प्रोडक्ट्स इन द कमिंग फ्यूचर एज वेल। बिल्कुल तो वो चीज हम कंटिन्यू पिछले 20 साल से ये प्रैक्टिस एडप्ट करके चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम हमारे कस्टमर्स को कस्टमाइज प्रोडक्ट भी बना के देते हैं। से इफ यू हैव ए सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, कि मिनिमम 200 टन या 300 टन का ऐसा एक ऑर्डर है जिससे हमारा पर डे का प्रोडक्शन कैपेसिटी हैम्पर ना हो, और हाँ। उस तरह का अगर ऑर्डर साइज आपका है, जो मिनिमम हमको ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए, और उसमें आप कहते हैं कि मनोज जी हमें आप 5 इंची की चैनल तो चाहिए, बट उसका वेट, स्टैंडर्ड वेट सपोज 5 kg पर फिट पे आ रहा है, बट हमें कोई ऐसा हमारा स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट है जहां पे हमको 5 kg की जगह पे 4 kg पर फिट का वजन चाहिए, तो वी आर ऑलवेज रेडी टू डू दैट फॉर आवर कस्टमर्स। तो ठीक है। हम वो कस्टमाइज प्रोडक्ट भी बना के देते हैं, तो इस तरीके से हम इंश्योर करते हैं कि हमारे क्लाइंट हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक एसोसिएट रहें। नहीं नहीं, बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझाया मनोज जी। मनोज जी, अभी फाइनेंशियल्स में देख रहा था सर, नंबर तो काफी बढ़िया है। 206 करोड़ का टर्नओवर, जो पिछले साल 186 करोड़ था। प्रॉफिट ऑलमोस्ट आपका हम्म डबल हो चुका है सर, 6 करोड़ जो पिछले साल 3 करोड़ था। तो सर ये हम्म। इसकी मेन वजह क्या थी? वॉल्यूम बढ़ गया, या प्राइसेस आपको अच्छे मिले, या आपका वैल्यू मिक्स यानी प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा अच्छा रहा? सर कौन सी वजह से ये इतना प्रॉफिट डबल हो गया? सर देर आर, एक रीजन नहीं है इसमें, देर आर मल्टीपल थिंग्स जो एक साथ हमको उसमें हमने ऐड ऑन हुई। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे उससे पिछले साल का, तो हमारा जो प्रोडक्शन जो था, टर्नओवर दैट इज 187 था, 187 लाख, दैट इज 187 करोड़ से 206 करोड़ हम पहुंचे। तो लगभग लगभग हमने वहां पे 39% से 49% तो हमने वहीं अचीव किया, क्योंकि हमने हमारा टर्नओवर बढ़ा, तो उसकी वजह से। दूसरा, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा, प्रोडक्शन साइज भी हमारा बढ़ा। उससे पहले हमारा प्रोडक्शन कम था, फिर हमारा इस साल प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, वो एक रीजन था। दूसरा, हमने हमारे जब हमारे प्रोडक्शंस बढ़े तो हमारे रिसोर्सेज को हमने बहुत ऑप्टिमल तरीके से यूज होने लगा, और हमारे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लगी क्योंकि हमने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो प्राइस वोलेटिलिटी है, यस नो डाउट, उसका स्टील इंडस्ट्री चूंकि कमोडिटी इंडस्ट्री है सर, तो प्राइस वोलेटिलिटी हमेशा रहती है, एंड हम हमेशा मेक श्योर करते हैं कि हमको उसका इफेक्ट ना हो, हम उसको स्पेकुलेट नहीं करते। तो हम हमेशा हमारी ऑर्डर बुक और जो सेल्स एंड परचेज की जो ऑर्डर बुक है वो बैलेंस करके चलते हैं, बिकॉज हमने तो कन्वर्जन जितना लेना है उतना लेना ही है।
तो बरोबर. हम उसको मैनेज करके चलते हैं, बट समटाइम्स हमको उस चीज का भी बेनिफिट मिला कि जो प्राइस एकदम हाँ. से इंस्टेंट इंक्रीज हुई, तो डेफिनेटली उसका हमको बेनिफिट हुआ, तो उसमें कोई डाउट नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल. मनोज जी, अभी मेरे को बताइए कि सबसे वो इम्पोर्टेंट सवाल, हम कंपनी का पब्लिक इशू कर रहे हैं, तो सर आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है. इट्स अ हिस्टोरिकल डिसीजन, आपके हार्डवर्क रंग लाई है. मुझे बताइए सर, कितना पैसा हम बाजार से उठाने वाले हैं और किस ऑब्जेक्टिव से ये पैसा हम यूटिलाइज करेंगे, कौन सी चीजों के लिए? सर एज ऑफ नाउ हमारा जो इशू साइज है दैट इज 25.74 करोड़ का है। इसमें से हम लोग 2.65 करोड़ हमारे प्लांट मशीनरीज एंड डाइज के अंदर कैपेक्स में इन्फ्यूज करेंगे। वो इसलिए इन्फ्यूज करेंगे कि उससे हमारा प्रोडक्शन तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। हाँ. कुछ मशीनरीज ऐसी है जिससे हमारी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होएगी। ओके. अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाऊं, तो हम लोग जब चैनल बनाते हैं तो उसकी एंड कटिंग होती है। तो हाँ. अभी हम लोग मैनुअल एंड कटिंग करते हैं। तो हमारे कुछ क्लाइंट की हमको हमेशा एक शिकायत रहती है कि सर आपकी एंड कटिंग जीएसडब्ल्यू या टाटा से कंपेयर करते हैं तो वैसी नहीं है, बिकॉज दे हैड ऑटोमेटेड मशीन, क्योंकि वो हाँ. तो बड़े प्लांट है, हम करेक्ट. उनके बराबर के प्लांट तो नहीं है। देन हमने ये डिसाइड किया कि हम वैसी मशीन हमारे यहाँ पे इन अ स्मॉलर साइज इंट्रोड्यूस करें, सो दैट कि हमारी उसकी फिनिशिंग भी उनके जैसी बन के आ हाँ. जाए, तो बिल्कुल. हमारे क्लाइंट को एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा बिल्कुल. आउटपुट आए और उनकी एग्जैक्टली. कंप्लेन को हम रिजॉल्व कर सके। तो उस तरह के स्टेप्स हम लेंगे आने वाले टाइम पे। सेकेंडरी, हम जो 7 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करेंगे वो सोलर पार्क में हम लोग लगा रहे हैं। जैसा भारत सरकार का इनिशिएटिव है टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी, तो हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ भी मूव कर रहे हैं और सोलर पार्क खुद का 2 मेगावाट का प्लांट इंस्टॉल करने जा रहे हैं हम लोग। उससे जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो पूरे हमारे प्लांट में हम कैप्टिव कंजम्पशन करेंगे। बरोबर. तो उससे, क्योंकि स्टील प्लांट के अंदर जो सेकंड रॉ मटेरियल है वो हमारा पावर सोर्स मीन्स बिल्कुल. इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है। तो उससे हमको बहुत अच्छा, आने वाले टाइम पे हमको कैश फ्लो पे प्रॉफिटेबिलिटी भी बिल्कुल. बढ़ेगी और कंपनी को खर्चे भी कम होंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा और कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि खुद बिल्कुल. की इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे होंगे। एंड फिर जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसमें से 9.18 करोड़ रुपीस हम लोग एज ए वर्किंग कैपिटल यूज करेंगे, क्योंकि आज के डेट में हम लगभग लगभग 50% कैपेसिटी पे चल पा रहे हैं। हाँ. एंड जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग कुछ डाइज भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अभी हम लोगों का प्राइमरी जो 95-96% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो चैनल से ही कर रहे हैं। अच्छा. तो आने वाले टाइम पे हम लोग जॉइस्ट, एंगल, इनका भी प्रोडक्शन चालू करेंगे। तो ओके. हमारा जो पोर्टफोलियो है वो भी बढ़ेगा और उसको करने के लिए हमें अगेन रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल की ठीक रहेगी, है. इसलिए हम 9 करोड़ 18 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल में इन्फ्यूज करेंगे सर। सही समझ. ठीक है. आई थिंक अच्छी तरह से सर आपने समझा. सर, अभी जब वर्किंग कैपिटल की बात हुई है, मुझे बताइए सर, हमारे धंधे में मोटा मोटी आप कंपनी का ऑर्डर लेते हो यानी कस्टमर का, उसके बाद प्रोडक्शन करते हो, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचते हो, फिर पैसा आता है, तो मोटा मोटी सर हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा होता है? सर जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो लगभग लगभग 45 से 75 दिन का हो जाता है, जिसमें रॉ मटेरियल आने से लेके फिनिश्ड बन के जाना और फिर उसका पेमेंट रियलाइज होना। और अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करूं कि हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो पेमेंट है वो हमको कितने दिन में रियलाइज होता है, तो यूजुअली विद इन 15 to 30 डेज हमको रियलाइज हो जाता है। अच्छा. ओके. मोटा मोटी यानी 30 to 50 डेज में पैसा वर्किंग कैपिटल डेटर्स यानी हाँ, कस्टमर आपको पेमेंट कर. हाँ, ठीक है. पेमेंट कर देते हैं। अच्छा, मनोज जी, एक छोटा सवाल है कि सर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सीएफओ, आपकी एक बड़ी टीम होगी. सर, इन्वेस्टर ये भी जानना चाहेंगे कि सर फंक्शनल रोल आपका क्या है, नए कस्टमर्स को ढूंढना, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिले, क्योंकि काफी अदर ऑपरेशंस कंपनी के, मैं तो सर आपके फंक्शनल रोल के डेफिनेटली बारे में थोड़ा हमको बताइए. मैं बताता हूँ सर। हमारे पूरी टीम के अंदर माय फादर सुरेश कुमार शर्मा, ही इज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी एंड ही इज वेरी एक्टिव पर्सन एज ऑफ नाउ ऑल्सो। तो हमारे कंपनी के अंदर जितनी भी परचेजेस होती है, वेदर इट्स रॉ मटेरियल, वेदर इट्स स्टोर्स और व्हाटएवर इट इज, ऑल परचेज गोज थ्रू the process of my father only. He is करेक्ट. the end person who gives the final decision. So he takes care of the purchase and the हाँ. plant production activity. हम्म. Myself as a Manoj, मैं टेक केयर करता हूँ सर कंप्लीट सेल्स, पूरी सेल्स टीम, डिस्पैच टीम, क्वालिटी कंट्रोल। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे मिलना, ऑर्डर प्रोक्योर करना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज है, लाइक बैंक्स के साथ में लाइजनिंग करनी है,
किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लाइजनिंग करनी है, किसी से मिलना है, तो उन सब चीजों को मैं हैंडल करता हूँ। और उसके नीचे फिर मेरी टीम है, तो वो हाँ। पूरा उसके सिस्टम से काम करती नहीं बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से समझा। मनोज जी, आखिरी सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सारे प्रमोटर को पूछते हैं। हमने कोविड देखा था, लेकिन अभी एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल सर। इंडिया की इकोनॉमी 6-7% की जीडीपी ग्रोथ से बढ़ रही है, तो स्टील कंजम्पशन तो जरूर बढ़ेगा। बट सर, हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क है। सबसे बड़ी बात तो हम जो सुनते हैं कि स्टील एक साइक्लिकल प्रोडक्ट है, साइकिल में चलता है। तो मुझे बताइए सर, नॉर्मल मार्केट में हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क है, और आपने उस रिस्क को कैसे अच्छी तरह से मैनेज किया है? है। बिल्कुल सर, मैंने अभी बताया था कि हमारे इंडस्ट्री का, स्टील इंडस्ट्री चूंकि कॉमोडिटी इंडस्ट्री है, तो जो सबसे बड़ा हमको रिस्क फैक्टर है, दैट इज द वॉलेटिलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। हाँ। बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट पे इसका प्राइस डिपेंड होता है, और वो प्राइस कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है। एवरी डे वी हैव दिस वोलेटिलिटी इन फ्रंट ऑफ अस। तो उस रिस्क को हम कवर करने के लिए हम लोग हमारा परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर बुक को बैलेंस करके चलते हैं। वी डोंट हाँ। स्पेकुलेट कि करेक्ट। एज ऑफ नाउ अगर अगर आज हमारे को 200 टन का फिनिश का ऑर्डर हम बुक कर रहे हैं, तो वी ट्राई टू मेक श्योर कि आज इवनिंग मार्केट क्लोज होते होते हम उसके सामने 200 टन का हमारा रॉ मटेरियल प्रोक्यूर कर ले, हाँ बिल्कुल। सो दैट कि हमको वो वॉलेटिलिटी का जो स्पेकुलेशन है उससे हम सिक्योर्ड हो जाए सर। बिल्कुल। बिकॉज वी डोंट नो कि कल सुबह मार्केट 100-200 रुपए बढ़ के हाँ खुलने वाला है या घट के खुलने बिल्कुल। वाला है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है स्टील इंडस्ट्री में। हाँ। नहीं, समझ गया। तो बेसिकली रनवे काफी बड़ा है मनोज जी। जैसे जैसे आपने कहा कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, तो स्टील की डिमांड तो बढ़ती जाएगी। और डेफिनेटली डेफिनेटली सर, सर। ये वोलेटिलिटी अगर हम अच्छी तरह से मैनेज करें, तो सर देन डेफिनेटली द रोड अहेड इज वेरी गुड। तो सर, अच्छा लगा आपसे बात करने को मनोज जी। आई थिंक मेरी तरफ मैं से एक चीज पूरी आपको, मैनेजमेंट टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, पब्लिक इशू के थैंक यू लिए भी सर। बहुत बहुत बेस्ट विशेष। धन्यवाद। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, कि आने वाला जो नियर हमारा फ्यूचर है, उसमें हम लोग प्लान लेके चल रहे हैं कि रेलवे का एक डिपार्टमेंट है, दैट इज सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एंड आरडीएसओ। तो हम लोग अभी R&D कर रहे हैं हमारे इन हाउस। तो हम उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले नियर फ्यूचर में हम लोग रेलवे के वेंडर के लिए भी अप्रोच करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक हाई टेंशन की एंगल्स भी बनती है, तो हम हाँ। लोग उसकी भी R&D कर रहे हैं कि हाई टेंशन लाइन के लिए हम एंगल बना सके। नहीं बिल्कुल तो सर, आई थिंक बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आपकी लीडरशिप से जरूर पॉसिबल होगा, और सर कंपनी का भरपूर फायदा होगा, शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। तो सर, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। सर, जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा, नाइस टॉकिंग टू यू सर।